7 जून 1984 बुधवार का दिन सुबह के 6 बजे आर के धवन अपने गोल्फ लिंक वाले घर के हॉल में चहलकदमी कर रहे थे। पिछली रात ना तो उन्हें नींद आई थी और ना ही सुबह वर्जिश का मन था। सिर्फ एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार था और वो भी जल्द ही पूरा हो गया। घंटी बजी, फ़ोन उठा। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री के.पी. सिंहदेव थे। चंद सेकंड की बातचीत हुई। धवन ने फ़ोन का रिसीवर नीचे रखा और सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे। ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरा हो चुका था। इंदिरा ने जैसे ही ये खबर सुनी, खुशी के बजाय उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उनके मुंह से निकला, ओ माय गॉड। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। पूरी खबर थी जनरल सिंह भिंडरावाला मारे जा चुके थे, लेकिन मारे जाने वाले लोगों में आर्मी के कई जवान और आम लोग भी शामिल थे। साथ ही गोल्डन टेम्पल को भी बहुत नुकसान हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए हरी झंडी लेते हुए सेनाध्यक्षों ने इंदिरा गांधी को बार बार गारंटी दी थी कि मामूली जान माल का नुकसान होगा। इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ऐसा क्या हुआ कि आर्मी को टैंकों और हेलीकॉप्टर लगाने पड़े। सैकड़ों लोगों की जान चली गई और गोल्डन टेम्पल परिसर को भी भारी नुकसान हुआ। नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। शुरुआत होती है एक नाम से, भिंडरावाला, जरनैल सिंह भिंडरावाला। साल 1978 वैसाखी का दिन। इस तारीख का सिख धर्म में खास महत्व है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी। उस रोज अमृतसर में उत्सव का माहौल था। बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब निरंकारी पंथ का समूह सरकार के पास एक जुलूस की परमिशन लेने पहुंच गया। पंजाब में तब अकाली दल की सरकार थी और उन्होंने परमिशन दे भी दी, ये जानते हुए कि परंपरागत सिख इससे नाराज होंगे। ऐसा हुआ भी। भिंडरावाले ने तत्काल दरबार साहिब के पास एक सभा बुलाई। सभा में निरंकारियों के खिलाफ जोरदार भाषण दिया गया। इसके बाद इधर से एक जुलूस निरंकारियों की तरफ बढ़ा। इन लोगों के पास कृपाण थे तो दूसरी तरफ निरंकारियों के पास बंदूकें। झड़प हुई और 13 लोग मारे गए। इस मामले में निरंकारी पंथ प्रमुख गुरबचन सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामले की नजाकत देखते हुए ट्रायल हरियाणा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस साल के बाद भिंडरावाला और उनके समर्थकों ने अकाली सरकार की नाक में दम कर दिया। 50 साल के इतिहास में पहली बार अकालियों को कट्टर सिख धड़े से चुनौती मिल रही थी। पंजाब में भिंडरावाले का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तब दिल्ली कांग्रेस की नज़र भिंडरावाले पर पड़ी। अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में कुलदीप नैयर इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देते हैं। कुलदीप लिखते हैं कि तब पंजाब की कमान संजय गांधी के हाथ में थी। पंजाब में परंपरागत सिख धड़ा अकाली दल का समर्थक था। इसीलिए संजय ने सुझाव दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को अकाली दल के चैलेंजर के रूप में खड़ा किया जाए जो सिखों में खासी पकड़ रखता हो। इसके लिए 2 लोगों को चुना गया। अंत में संजय गांधी ने फैसला किया कि जनरल सिंह भिंडरावाले को इस काम के लिए पुश किया जाए। कुलदीप नैयर के हिसाब से ये बात कमलनाथ ने उन्हें खुद बताई थी। वैसाखी घटनाक्रम के कुछ रोज बाद ही दल खालसा नाम के एक संगठन ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये भिंडरावाले का ही एक पॉलिटिकल फ्रंट था। इस संगठन के माध्यम से भिंडरावाले अपनी पॉलिटिकल उद्देश्य को आगे रख रहे थे और साथ ही उनके पास ये कहने का मौका भी था कि वो सिर्फ संत हैं और उनका पॉलिटिकल मामलों से कुछ लेना देना नहीं है। सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल में लिखते हैं कि दल खालसा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका कुल खर्च 600 रुपये आया था और इसका बिल भरने वाले और नहीं, तब कांग्रेस के नेता और आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह थे। कारवा मैगजीन के एडिटर हरितोष लिखते हैं कि जैकब ने उन्हें बाद में बताया कि सालों बाद जर्नैल ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति बनने के बाद जैकब से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा। तब जैकब ने जवाब दिया, ज्ञानी जी मेरे पास बिल की कॉपी अभी भी रखी है। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह ने जैकब से कोई सवाल नहीं किया। अब आइए वापस लौटते हैं घटनाक्रम पर। जनवरी 1980 तक इंदिरा की सत्ता
में वापसी हो चुकी थी। चुनावों के दौरान भिंडरावाले ने कांग्रेस का प्रचार किया और समर्थन किया और कांग्रेस ने पंजाब के अंदर एक बड़े मैंडेट से अपनी सरकार बनाई। एक वक्त तो इंदिरा और भिंडरावाले ने स्टेज भी शेयर किया था। इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही वैसाखी झगड़े को लेकर फैसला आया और गुरबचन सिंह को रिहा कर दिया गया। इस खबर से भिंडरावाले इतने बौखलाए कि उन्होंने अकालियों के खिलाफ और जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया। ठीक 2 महीने बाद अप्रैल महीने में गुरबचन सिंह की उनके दिल्ली वाले निवास पर हत्या कर दी गई। नैयर लिखते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में 7 लोगों का नाम आया था जो सभी भिंडरावाले के जत्थे से जुड़े हुए थे। इस कत्ल में शामिल मर्डर वेपन का लाइसेंस भी भिंडरावाले के एक भाई के नाम से लिया गया था। इसके बाद साल 1981 में पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या हुई। जगत नारायण हिंदू समाचार समूह के संस्थापक थे। इस हत्या में भी भिंडरावाले से जुड़े लोगों का नाम सामने आया। आगे का घटनाक्रम बिल्कुल तीर की तरह सीधा हुआ। भिंडरावाले की गिरफ्तारी हुई, हंगामा हुआ, भिंडरावाले छोड़ दिए गए। केंद्र की कांग्रेस सरकार और भिंडरावाले आमने सामने आ चुके थे। अकाली दल ने मौका देखकर भिंडरावाले से हाथ मिला लिया और साल 1982 से 84 के बीच पंजाब के हालात लगातार बिगड़ते गए। 1982 में भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया। वहां से आदेश जारी किए जाने लगे। अगले 2 सालों में सरकार ने कई बार भिंडरावाले को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन सरकार हर बार असफल रही। अब आइए आते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बताते हैं कि ठीक ऑपरेशन शुरू होने से पहले बराड़ ने फौजियों से बोला था कि जो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा न बनना चाहता हो वो अभी मना कर सकता है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। 5 जून की सुबह 10:30 बजे काली डांगरी पहने 20 जवान गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल हुए। इन लोगों ने नाइट विजन गॉगल, स्टील हेलमेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए थे। ये सब MPV-5 सब मशीन गन और AK-47 से लैस थे। साहबेग 1971 में बांग्लादेश युद्ध के हीरो रहे थे, लेकिन फिर साहबेग जनरल सिंह भिंडरावाले के मिलिट्री कमांडर बन गए थे। साहबेग को आर्मी की कमजोरियों का पता था। पूरे भारत में सिर्फ एक ही यूनिट थी जो क्लोज क्वार्टर में लड़ाई करने के लिए ट्रेंड थी, स्पेशल ग्रुप 56th कमांडो कंपनी। शाहबेग ने अप्रैल से तैयारी शुरू कर गोल्डन टेम्पल को पूरा फोर्ट में तब्दील कर दिया था। मेजर जनरल बराड़ 9th इन्फेंट्री डिवीजन को लीड कर रहे थे। इसकी 3 बटालियन को रात में अंदर भेजा गया, लेकिन इन्हें राजस्थान के रेगिस्तानों, पंजाब के खुले मैदानों में लड़ने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। बंद जगह में लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। शाहबेग और भिंडरावाले अकाल तख्त में छिपे हुए थे। कमांडोज ने जैसे ही उस तरफ कदम बढ़ाया, एक स्नाइपर की गोली सीधे रेडियो ऑपरेटर के हेलमेट को पार करते हुए सर पर लगी। तुरंत बाकी लोग अकाल तख्त से पहले बने कुछ खम्भों के पीछे छिप गए। इन लोगों को हिलने का मौका तक नहीं मिला। अकाल तख्त और दर्शन देवड़ी के बीच पूरे इलाके को शाहबेग ने मशीन गनों से घेर रखा था। मशीन गन और कार्बाइन दीवारों के पीछे दनादन चल रही थी। लगातार चल रही बंदूकें इतना फ्लैश मार रही थी कि कमांडोज के नाइट विजन भी फेल हो गए थे। कमांडोज ने अकाल तख्त की ओर बढ़ने के कई मौके देखे, लेकिन वहां आगे बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं थी। कुछ ही देर में परिक्रमा का मार्बल का रंग बदल चुका था। चारों ही तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। इसके बाद आर्मी ने एक आर्मेड पर्सनल कैरियर APC उतारा, एक बख्तरबंद गाड़ी, जिसे APC एक बख्तरबंद गाड़ी होती है जिसे युद्ध के दौरान मैदान में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमांडोज में APC में बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी ग्रेनेड लॉन्चर से फेल कर दिया गया। जब SG यूनिट का एक अफसर दौड़ते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल के पास पहुंचा, उसने बताया कि आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं है। अफसर ने बताया कि भिंडरावाले को पकड़ने के लिए अकाल तख्त के पीछे की दीवार तोड़नी होगी। रणजीत सिंह ने सीधे इनकार कर दिया। इसके बाद प्लान बना कि आंसू गैस के जरिए अकाल तख्त को खाली कराया जाएगा। आधी रात के बाद SG यूनिट और आर्मी 1 पैरा के बचे हुए लोग अकाल तख्त के पास के फाउंटेन पर इकट्ठा हुए। कमांडोज ने अकाल तख्त के अंदर आंसू गैस के गोले फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां की खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया गया था। कमांडोज ने अकाल तख्त की ओर ग्रेनेड फेंके। 2 मशीन गन नष्ट भी हो गई, लेकिन अंदर घुसना अभी भी असंभव था। सुबह तक ऐसे हालात बने रहे। फिर 6 जून की सुबह 7:30 बजे 3 विजयंता टैंक अंदर लाए गए। कोई रास्ता न देख टैंक से 105 mm के गोले दाग कर अकाल तख्त की दीवार को गिरा दिया गया।
कमांडोज ने तेजी से एंटर करते हुए ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले फेंके और चंद घंटों में ही अकाल तख्त को खाली करा लिया गया। तब तक टेम्पल परिसर किसी मध्यकालीन युद्ध स्थल की तरह लगने लगा था। लाल काली लाशें परिक्रमा के चारों तरफ फैली हुई थी। अकाल तख्त से धुआं निकल रहा था कि आर्मी को वहां 51 मशीन गन मिली। आमतौर पर 800 जवानों की आर्मी यूनिट इतने असले का इस्तेमाल करती है, वो भी 8 किलोमीटर एरिया को घेरने के लिए। बराड़ लिखते हैं कि शाहबेग दोपहर होने के इंतजार में थे ताकि आम जनता वहां इकट्ठी हो जाए और आर्मी के विरुद्ध एक बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर चलने लगे। लेकिन उससे पहले ही सेना ने हरिमंदिर साहिब को अपने कब्जे में ले लिया। अगले 3 दिनों में कुछ छिपे हुए उग्रवादियों को बाहर निकाला गया और 10 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरी तरह ख़त्म हो गया। आगे की कहानी आप जानते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दिल्ली में हजारों सिखों की जान ले ली गई। पंजाब में आतंक का दौर अगले 1 दशक तक चलता रहा। 1995 के बाद ही भारत में चरमपंथ की आग थोड़ी बुझ पाई थी। उसके अलावा भारत में समय समय पर खालिस्तान की मांग को लेकर के मूवमेंट जारी रहे। भिंडरावाला भी खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए एक शख्स थे। तो ये थी कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय विश्व।